अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 7 बजे मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ की क़यादत और बानी पीटीआई के हालात देखकर मुझे एक मारूफ मिसरा जो है वो याद आ गया। शायर कहता है, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया। नाज़रीन, ये मिसरा तो ज़ाहिर है शायर ने किसी और हालात किसी और वजह से कहा था, लेकिन इनकी वजाहत जो है, इस मिसरे की वजाहत जो है वो तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम जो बानी पीटीआई की रिहाई पर कितने वादे और दावे करती दिखाई देती है, आजकल इसका जवाब वो देती दिखाई देती है। क्या इस टीम की जानिब से, टीम मेंबरान की जानिब से कहा जा रहा है? कुछ झलकियाँ, कुछ लोगों के शॉर्ट्स जो है वो आपको दिखाते हैं। पहले क्या होगा, कब होगा, ये तो हम अपने पैनलिस्ट से जानेंगे, लेकिन नाज़रीन ये तो वो वादे हैं जो न जाने कब वफा होंगे। लेकिन अब पीटीआई रहनुमाओं की नज़रें जो है वो वादे करती कानूनी टीम के बजाय अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर लग चुकी हैं। तासुर ये पैदा हो रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी इंतखाबात में कामयाब होते हैं तो फिर बानी पीटीआई की रिहाई जो है, आज़ादी जो है वो मुमकिन हो सकेगी। ये तासुर सही है या गलत है, इसका जवाब जानने के लिए आज हमने अपने मेहमान जो है, पैनलिस्ट जो है, उन्हें स्टूडियो में दावत दी है। मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ रफीक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। साथ ही साथ स्टूडियो ही में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इफ्तिखार शराजी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार। शहजाद अनवर फारूकी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार वीडियो लिंक पर। और हमारे साथ अफजल भट्ट साहब मौजूद हैं, जो यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, ख़ुद भी सीनियर सहाफ़ी हैं। और अगर ये कहा जाए कि बहुत सारे सहाफ़ियों की आवाज़ हैं तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हमारी ख़ास रिक्वेस्ट पर भट्ट साहब तशरीफ़ लाएँ। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और मैं सवाल जो है भट्ट साहब पहला आप ही से कर लेती हूँ। ये जो तासुर पाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, अमरीकी इलेक्शंस को लेकर, कि इससे कहीं ना कहीं बानी पीटीआई की रिहाई जो है वो जुड़ी है, ऐसा है सर वाक़तन? देखिए, मुझे डोनाल्ड ट्रंप का तो नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतेंगे नहीं जीतेंगे, उनका रोल क्या होगा। लेकिन मैं तो जिस दिन 4 अक्टूबर को यहाँ डी चौक पहुँचने की कॉल थी, मैंने उस वक्त भी लिखा। जिस दिन सेनेट से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई, उस वक्त भी लिखा। कौमी असम्बली से हुई, फिर कहा। और मुसलसल सीबीएम जब जो देख रहा हूँ तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये बातचीत इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर जारी है। और दोनों तरफ से सीबीएम्स भी आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर जो हैं वो दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं। और अभी इसको तस्लीम कोई नहीं करेगा। मसलन आपके सामने इससे पहले 2 बड़े लीडर्स जो हैं, अगर उनकी पार्टी के लोग माफ़ करें, माइंड ना करें, कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ दुबई में उस वक़्त परवेज़ मुशर्रफ की टीम के पहला दौर मुकम्मल हो चुका था मुज़ाकरात का, दूसरा हो रहा था, तो आईएसपीआर भी तरदीद कर रहा था और पीपल पार्टी के भी तमाम हल्के तरदीद कर रहे थे। ऐसा ही है। यही मियाँ साहब के सब दौर में हुआ। और अब अगर आप सिर्फ सर्कमस्टांसेस देखें जी, मतलब मेरा ये दावा है कि खान साहब उसी डील के नतीजे में मुलाकातों को खुद रोक रखा है खान साहब ने। क्योंकि खान साहब तो आपको पता है कि ये तो इफ बट्स कह के गुजारा कर लेते हैं। खान साहब का इन सबको पता है, उनकी अपनी जमात को भी पता है और दूसरे लोगों को भी पता है कि जो ही 2-3 क्वेश्चन होने हैं ना कि आपने डील कर ली है, आप तो कहते थे हम टक्कर के लोग हैं, आप तो कहते थे कि मर जाएंगे, बात नहीं करेंगे, तो अब बताएं आप, तो खान साहब फिर खामोश नहीं रहेंगे। नहीं, लेकिन भट्ट साहब एस्टेब्लिशमेंट से तो बातचीत से कभी उन्होंने इनकार नहीं किया ना कि हम नहीं करेंगे। वो तो कहते थे हम इन सियासतदानों से नहीं करेंगे क्योंकि ये चोर हैं। आप जरा ये बात करके आज डाल दें ट्विटर पे कि जो अपने फॉलोअर्स को पीटीआई ने जिस नहज पे पहुंचाया हुआ है, वो तो कहते हैं कि खान साहब का एक कुलिया फिक्रा उन्हें याद है कि मर जाऊंगा, डील नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसलिए मैं तो अब बाज़ाब्ता तौर अली मीन गंडापुर साहब, पहले तो पीटीआई जो है वो किसी सूरत किसी जमात के साथ नहीं बैठती थी, हुकूमत में थी, अपोजिशन के साथ नहीं बैठती थी। अब कल से वो तोजी दे रहे हैं कि देखें केपी के एक इकाई है 4 सूबों में से, तो इसलिए हमने हलफ में तो आना था। ठीक है, तो कभी ये लैंग्वेज, कभी ये गुफ्तगू पीटीआई की होती थी कि नहीं इस वक्त मुल्क को इस काम की ज़रूरत है। आज आप देख लें कि उन्होंने कमेटी में अपने पहले नाम दिए थे, पहले इजलास में बायकाट किया था। ठीक है, आज
वो सारे जो है वो मीट के टेंड करने को ऐलान कर दिया। जब तक बात नहीं हुई थी उस वक्त तक गजा और फलस्तीन पे एपीसी हुई, ठीक है, उसमें भी एपीसी ने जाने से इनकार कर दिया। जब बातचीत शुरू है, इतने अहम मामले पर भी इनकार किया, लेकिन अभी आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी जगह जहां वो नहीं भी जाते तो गुजारा हो सकता था, जैसे ये अभी रिसेंट हलफ बर्दारी का जिस तरह से आपने कहा, लेकिन वहां भी गए हैं क्योंकि आपके ख्याल में ये बातचीत जो है सीबीएम से कहीं ना कहीं चल रहे हैं, सीबीएम है दोनों तरफ से, दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से है। इफ्तिखार शिराजी साहब, आप भी ऐसा समझते हैं मामलात जो हैं वो अब आगे बढ़ रहे हैं, गुफ्तगू कहीं ना कहीं हो रही है, इसका इतराफ़ किया जाए ना जाए, लेकिन कुछ नताइज इसके ज़रूर सामने आना शुरू हो गए? देखिए आसमा, मेरा ख्याल में बुशरा बीबी की रिहाई के बाद जो ज़मानत पे हुई है उसके बाद से अब ये गुफ्तगू हो रही है कि शायद कोई बैकग्राउंड राब्ते हैं, उस राब्ते के ज़रिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है और फिर एक कोई मफाहमत के नतीजे में ही इमरान खान साहब कहीं बाहर आ जाएंगे, क्योंकि 26वीं तरमीम के फ़ौरन बाद शुरू हो गया ना सर ये सिलसिला। लेकिन मेरा ख्याल में अगर आप केसेस की नौयत देखें तो ये केसेस तो तकरीबन सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। तो मेरा ख्याल में इन केसेस में तो गिरफ्तारी के 15 रोज़ बाद उनको बाहर आ जाना चाहिए था, कि जाए कि अब साल से ऊपर का वक्त हो रहा है। तो केसेस तो इस नौयत के हैं नहीं कि उनको जेल में रखना मकसूद था, वो तो सारे सियासी थे। अब देखना ये है कि इमरान खान अगर आज खामोश हैं, क्या वो आइसोलेशन की वजह से खामोश हैं, एक्सेस नहीं है, क्योंकि वकला जब मिले हैं तो कुछ ना कुछ गुफ्तगू उन्होंने ज़रूर की है। लेकिन अगर उनकी ज़मानत पर रिहाई होती है या उनकी केसेस में बरियत होती है और वो बाहर आते हैं, तो मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा इन चीज़ों को चेक करने का एक मयार है वो ये है कि अगर इमरान खान के बयानी में हमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, जो इससे पहले हमने देखा कि मुस्लिम नून का था कि एक मरहले पे तो एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने हेड ऑन किया हुआ था, लेकिन जब उनकी लंदन में डील हो गई उसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब की वापसी भी हुई, उनकी नाअहली भी खत्म हुई। ठीक है, लेकिन शिराजी साहब मुझे बस ये बता दीजिएगा ना कि अभी सीएम की ये जो सीबीएम्स हो रहे हैं, ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जा रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं ताल्लुक अमरीकी इलेक्शन से है, टाइमिंग बड़ी अहम है, या 26वीं आईनी तरमीम को करवाते करवाते कहीं ये मामलात हो गए और हमें ऐसा लग रहा है कि अमरीकी इलेक्शन से इसका ताल्लुक है? देखिए मेरा ख्याल में टॉपिक आज का है ना, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि डिक्टेशंस लेने की जो हमारी तारीख रही है, एक तो ये कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात एक नेक्स्ट लेवल पे हुआ करते थे और कहीं हमें भी अमेरिका से बड़ी तवक्कुआत होती थी कि बहुत कुछ वहाँ से मिल रहा था। लेकिन इस वक्त तो बिलो नॉर्मल चल रहे हैं ताल्लुकात, तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका से कोई डिक्टेशन आएगी और हम उसको इतना सीरियस लेंगे कि उसकी बुनियाद पे हम इमरान खान साहब को जेल में डालेंगे या रिहा करेंगे। मैं नहीं समझता कि ट्रम्प साहब के इलेक्शन जीतने से और वहाँ फर्ज फैसले नहीं करते। उससे पहले आप देखें कांग्रेसमैन खत लिख चुके हैं, 60 ने फिर एक खत लिख दिया बाइडन साहब को, करारदादें मंजूर हो रही हैं, बरतानिया के अंदर पार्लियामान क्या अमेरिका में इस पे बात तो हो रही है ना सर, और जरूर शायद इसी गुफ्तगू की वजह से ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट को लेके हो रही है कि वो उनका ख्याल ये है कि इमरान खान उनके दोस्त हैं, तो उसके बाद आप जितने फसाने बना ले सो बना लें। ठीक है, ये ख्याल सही है या महज फसाना है? मैं इसको फसाना कहूंगा। काशिफ साहब से पूछ लेते हैं। काशिफ साहब, आपकी राय में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आसमा, अमेरिकन इलेक्शन और ट्रम्प साहब के ऊपर जो उम्मीद है उससे पहले 3 अटेम्प्ट की गई तहरीक इंसाफ की जानिब से, जो सीरियस अटेम्प्ट थी, जिसकी वजह से बानी तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंस में थे कि वो इस सारे सिस्टम को पिछाड़ के हीरो बन के बाहर आएंगे। पहली अटेम्प्ट थी जब जनरल फैज को आर्मी चीफ लगाने के हवाले से, और उनकी कोशिश थी कि इलेक्शन वक्त से पहले हो, जिस तरह उनकी डिमांड थी, और वो खुद आगे नया आर्मी चीफ लगाए। वो उनकी अटेम्प्ट नहीं फुलफिल हुई। दूसरी उनकी होप ये थी कि जस्टिस इजाजुल एहसन जो कि मॉनिटरिंग जज थे पनामा के हवाले से, वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो उसके बाद उनको ईज आउट हो जाएंगे, लेकिन वो रिजाइन करके घर चले गए। तीसरी अटेम्प्ट और आखिरी अटेम्प्ट ये थी कि 26वीं आईनी तरमीम रुक जाएगी और जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे और वो आके इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को एक्सपीडाइट करेंगे और उनकी अकलियत अक्सरियत में बदल जाएगी और उनकी हुकूमत बन जाएगी। वो भी वो नहीं काउंटर कर सके। जो ये बात ट्रम्प साहब की बात है कि जी वो उनकी हुकूमत आएगी, और ये उसका मामला ये है कि जुल्फी बुखारी बाहर है, जुल्फी बुखारी वहाँ बैठ के मनूवरिंग कर रहे हैं, और ये जितने सेनेटर्स बाहर के कांग्रेस के खत लिख रहे हैं, जो बरतानवी अरकान लिख रहे हैं, सबके पीछे जुल्फी बुखारी की मनूवरिंग है। जुल्फी बुखारी के ज़ाती ताल्लुकात है ट्रम्प की जो डॉटर है उनके साथ, और ताल्लुकात काम आएंगे पीटीआई के, और उनके दामाद के साथ। कोशिश ये है उनकी कि अगर वहां पे ट्रम्प जीत जाते हैं तो उधर से प्रेशर आएगा और चीजें ईज आउट हो जाएंगी। लेकिन मसला ये है कि क्या वो इतने स्ट्रांग होंगे कि वो इनको ईज आउट करवा देंगे, और अगर
इमरान खान को ये पता हो कि नवंबर में इलेक्शन में ट्रंप जीत रहे हैं और फिर वहां से एक प्रेशर आएगा और उनको ईज आउट कर दिया जाएगा, तो फिर वो सीबीएम स्टार्ट ना करते, जिस तरह भट्ट साहब ने कहा। तो इसका मतलब ये है कि उनको उस पे भी कोई यकीन नहीं है, इसलिए लोकली सीबीएम स्टार्ट हुए और उन सीबीएम्स के बदले में आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हो रही हैं। आज देखें, उनकी बहनों की मुलाकात हुई है बानी तहरीक इंसाफ के साथ जेल में। उससे पहले अभी तो हफ्ते 10 दिन में आप देखिएगा कि बुशरा बीबी जाएंगी अडयाला जेल मिलने, और फिर वो जाके पूरी डायरी देंगी कि पार्टी में किस किस ने क्या क्या किया, कैसे कैसे हुआ, और पार्टी वाले बाहर हमारे साथ किस कदर लॉयल है, किस कदर जायजा ले रही है ना केपीके में और वो बैठ के डायरी सारे के बाद फिर एक मामलात नई इंस्ट्रक्शंस आएंगी। उस पे हम आते हैं कि आगे, क्योंकि एहतजाज का ऐलान भी किया गया है, जलसों का भी ऐलान किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से। लेकिन शहजाद फारूकी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सीबीएम की बात बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वाक़तन कॉन्फिडेंस बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए ये मेयर्स लिए भी जा रहे हैं या नहीं? क्योंकि दोनों तरफ से तो हम देख रहे हैं कि इस पर अभी तक कोई बयान या समझ ले कि कोई तस्दीक की जो मोहर है वो सब नहीं की जा रही है, हर तरफ से इनकार किया जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट की बात कर लें तब भी वो कहते हैं कि नहीं जी हम तो करेंगे नहीं, हो ही नहीं सकता। फैसल वाउडा के बयानात देख लीजिए, वो कहते हैं कि इनसे तो मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते हैं। और पीटीआई के बानी जिस तरह से अभी भट्ट साहब फरमा रहे थे कि वो अपने लोगों से क्या कहते रहे, तो किस तरह से फिर ये मामलात आगे बढ़ रहे होंगे, अगर बढ़ रहे हैं सर तो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आसमा। जी सर। अच्छा, 2-3 बातें मैं जल्दी शेयर करता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब तोशा खाना वाला मामला शुरू हुआ तो मेरी एक पुराने जो जज ये केस सुन रहे थे उनकी किसी सोर्स से मेरी बात हो रही थी, तो उस वक्त मुझे ये पता चला था कि बानी पीटीआई को ये पेशकश की गई है कि बुशरा बीबी को हम छोड़ देते हैं और आप अच्छे बच्चे बन के बिहेव करेंगे, तो फिर आपके फ्यूचर का भी कोई फैसला होगा। लेकिन उस वक्त गालबन, ये 4-5 माह पुरानी बात है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, और उस वक्त ये बात बन नहीं सकी, इस वजह से फिर दोनों मियां बीवी जो है वो अंदर ही रहे। तो उसके बाद एक हालिया तकरीब में अमरीकी सफीर से मेरी मुलाकात हुई कहीं, तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो हुकूमत की तब्दीली है आपकी, अगर कैपिटल हिल में तब्दीली होती है तो इसका इमरान खान को कैसे फायदा होगा? तो उसने कहा ये तो आप लोग बताएं, क्योंकि आप लोग ये हवाई घोड़े दौड़ाते हैं, हमारे नजदीक तो ऐसी कोई बात नहीं है और हमें नहीं समझ आती कि आप लोग ये थ्योरीज कहाँ से लेके आते हैं। ठीक है। एक दूसरा, ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर वाली बात है, मेरा ख्याल ये है कि ये थोड़ा सा हालात का जबर है जो फ्रीकैन को इस तरफ लेके जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब सितंबर में 26वीं आईनी तरमीम का डोर डाला गया और जो चीजें उसमें शामिल थी, अगर वो एज इट इज उस वक्त हो जाती तो मेरा ख्याल है फिर डील नहीं होनी थी, किसी फरीक ने कोई डील नहीं करनी थी, कोई बातचीत को, मामलात को आगे नहीं बढ़ाना। जिस तरह से 26वीं तरमीम का मामला हैंडल नहीं हुआ, पहले मुस्लिम लीग नून से और फिर पीपल्स पार्टी ने भी एक ऐसी डील बनाई जिसमें सबके लिए उन्होंने कोशिश की, विन विन सिचुएशन बनाने की कोशिश की जाए, जिसके नतीजे में 26वीं आईनी तरमीम में कुछ सुकम रह गए। तो मुझे लगता यह है कि उससे जो सिस्टम के निगहबान लोग हैं उनको ये एहसास हुआ कि यार मुल्क चल नहीं रहा, पिछले 2.5-3 साल से कोई चीज आगे नहीं बढ़ रही, एक मुसलसल अजाब है जिसमें पूरा कौम और मुल्क मुब्तला है। आपने IMF की डील भी लेनी हो तो आपको अमेरिका की जरूरत पड़ती है, तो ये तो हमें मानना पड़ेगा कि अमेरिकी असर रसूख जो है अब वो हमें चाहिए होता है इंटरनेशनल फोरम्स पे, और उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं ये मानने को तैयार हूँ कि ये कहीं ना कहीं बात करने वालों के ज़हन में है कि अगर ट्रंप जीत गए तो फिर हो सकता है वहां से कुछ आए। जीत से पहले भी बात की जा रही है ना सर, कहा जा रहा है कि बहुत सारी इंसानी हकूक की तंजीमों के जो मुख्तलिफ वर्कर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो हालात पर नजर रखे हुए हैं, वो ये देख रहे हैं कि बुशरा बीबी को क्यों इतने दिन, जिस तरह से अभी शराजी साहब फरमाए थे कि उनको तो बहुत पहले बाहर आ जाना चाहिए था, अगर उनके केसेस को हम देखें कि जिस नोयत के वो केसेस थे, तो शायद कहीं ना कहीं से प्रेशर उधर से भी है। अवाम के प्रेशर को तो खैर जिस तरह से इग्नोर किया जा रहा है वो सबके सामने है। अच्छा, नहीं, अवाम का प्रेशर उस तरह से नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये 5-10-20 हज़ार बंदों से कुछ मामला बनने वाला नहीं है। अवामी प्रेशर तो वो एग्जैक्टली वो होता है जिसमें आप जब कहते हैं मिलियन मार्च, तो चलो मिलियन मार्च नहीं तो 4-5 लाख लोग आप सड़कों पर ले आए, तो उसको तो मैं अवामी दबाव मानता हूँ। आप 5-7 हज़ार बंदा, 10 हज़ार बंदा लाएं तो उसमें से 2-3 हज़ार बंदा गिरफ्तार हो जाता है, 2-4 हज़ार बंदा आंसू गैस के शेल वेल खा के पानी की वो पाइपों के जरिए गीला करके आप भगवा देते हैं। तो उसके बाद मेरे नजदीक अवामी प्रेशर उतना नहीं है, वो एक सेंटिमेंट है ओवरऑल मुआशरे में जो पाया जा रहा है, एक हमदर्दी का एलिमेंट है, लोगों की बैकिंग है, और जिसका उन्होंने बरमला इजहार 8 फरवरी को किया। लेकिन उस तरह से ये नहीं है, लेकिन ये मामलात करने वालों को कहीं ना कहीं पता है कि चीजें आगे नहीं चल रही। अब एग्जैक्टली वही बात हुई है जो मैंने कहा कि मैंने
माह पहले सही हो गया शहजाद साहब। बीबी को हम छोड़ देते। ये जो आपने नुक्ता उठाया ना कि अवामी एलिमेंट उस तरह से नहीं है, और इसकी कहीं ना कहीं रीजनिंग भी जो है वो आपने अपनी सारी गुफ्तगू में दे दी है कि उसकी वजह क्या है, जिस तरह से लोगों को उठा लिया जाता है, जेलों में डाला जाता है, फिर मुकदमात चलाए जा रहे हैं और फैमिलीज परेशान है, और दीगर लोग जब देखते हैं तो वो भी अपने बच्चों को ज़ाहिर है कि मना करते हैं कि इस तरह के एहतजाज और उस जानिब नहीं जाना है। लेकिन ये सारी चीज़ें देखते हुए तहरीक इंसाफ ने नाज़रीन मज़ामत का एक नया प्लान बना लिया है। एहतजाज की हिकमत अमली अब कहा जा रहा है कि तब्दील कर दी जाएगी। किस तरह से तब्दील होगी? एहतजाज के साथ साथ जलसे हो रहे होंगे, लेकिन जलसों में क्या लोग आएंगे अगर एहतजाज में नहीं आ रहे हैं? ये सवाल जो अपने पैनलिस्ट के आगे रखेंगे। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ की, जिन्होंने मज़ाहमत का अब नया प्लान बना लिया है। एहतजाज की हिकमत अमली तब्दील कर दी गई है। सोचा यह गया है कि अब एहतजाज भी होगा और साथ ही साथ जलसे भी किए जाएंगे। पीटीआई 1 नवंबर को पेशावर, 8 नवंबर को क्वेटा और फिर कराची में एहतजाज करेगी। इस एहतजाज पे, इस हिकमत अमली पे मैं यकीनन बात करूंगी, लेकिन अभी कुछ रोज़ पहले जो है अफजल भट्ट साहब हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त, वो यूके गए हुए थे, और अभी यूके में 2 रोज़ पहले क्या हुआ है वो आप सभी लोगों ने स्क्रीन पर देखा है। मैं भट्ट साहब सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जो जज्बात एवनफील्ड के बाद हमने पीटीआई के लोगों के देखे हैं, अमूमी तौर पर भी आपकी जब आप पाकिस्तानियों से मुलाकात हुई है तो यही जज्बात पीटीआई के लिए पाए जा रहे हैं, और आप क्या देखते हैं कि वहाँ ज़्यादा, अमेरिका की तो हमने बात कर ली कि कौन फेवरेट है, कैसे फेवरेट है, पीटीआई के हवाले से, नून लीग के हवाले से वहाँ अवामी तासुर कैसा लोगों में? देखें, वहाँ जो ओवरसीज पाकिस्तानी है अब भी इमरान खान को एक हीरो की तरह पूछते हैं। अच्छा, अब भी वो उनकी नज़रों में वही हीरो है जो इमरान खान पहले था। तो इस बात में कोई शक और शुबह की गुंजाइश नहीं है कि इस वक्त वहाँ सबसे पॉपुलर को लीडर है तो वो इमरान खान है। ठीक है। दूसरा, जहाँ इवन फील्ड के बार की आप बात की आपने, मैं देखे खुद एक सियासत का तालब इलम हूँ। ठीक, मतलब मेरी मुखालफ का एक जलसा हो रहा हो जर्नलिस्टों का, मुख्तलिफ ग्रुप है ना, तो मैं अपना जलसा करने के बजाय उनके जलसे के बाद जाके नारेबाजी शुरू कर दूं, मेरा हक तो ये है। जमहूरियत मुझे इजाज़त भी देती है, क्या अखलाकियात इस बात की इजाज़त देती है? बिल्कुल नहीं देती है। मेरा ख्याल है कि पीटीआई की लीडरशिप को इस बात पे अपने कारकुनों को एजुकेट करना चाहिए कि भाई आप अपना इज्तिमा करें। अदरवाइज किसी भी, मसलन खान साहब जाएं तो क्या 25, 30, 40, 50 लोग मुखालिफ पार्टी के लिए जमा करना कोई मसला होगा? नहीं है, यकीनन। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये हम कोई पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने उसको ऑन नहीं किया जो वाक़या हुआ है। यही वजह है, अगर वो पार्टी की कॉल होती तो शायद हज़ारों लोग भी वहाँ पहुँच जाते। ये मेरा ख्याल है इंडिविजुअल का काम था, और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने यूट्यूब पे डॉलर कमाने होते हैं, वो सेल्फी बनानी होती है, मेरा ख्याल है मुझे उसमें वो ज़्यादा लगते थे। ठीक है। अच्छा, पढ़े लिखे और एजुकेट करने की बात कर रहे हैं ना, तो दावे ये किए जाते हैं पीटीआई की जानिब से, इफ्तिखार शराजी साहब के हमारे साथ तो लोग ही वो हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन भट्ट साहब जिस एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो कभी रिवाज रहा है पाकिस्तान में अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको उस तरह से एजुकेट करने का? क्योंकि अब सारे का सारा इल्ज़ाम जो है वो लगाया जा रहा है पीटीआई के ऊपर, क्योंकि वो बहुत खुलकर सामने आई है, लेकिन बाकी जमातें भी कहीं ना कहीं तो ऐसा करती रही हैं। लेकिन अब ये जो एहतजाज की हिकमत अमली चेंज की जा रही है, तो आप समझते हैं कि जिस जानिब भट्ट साहब ने इशारा किया है, क्योंकि तनकीद बहुत ज़्यादा पीटीआई पे हो रही है, तो उसको लगा कि नहीं, अब इसको तब्दील करने की ज़रूरत है इस तरीके को? देखिए, एक तो यह कि क्योंकि भट्ट साहब सियासत के तालिब इल्म रहे हैं और मुझसे ज़्यादा, और पंजाब से उनका ताल्लुक है, और पाकिस्तान के अंदर जो मेजर बैटल फील्ड है, आपको पता है सियासत का मैदान, वो पंजाब और गुजरावाला से ताल्लुक है भट्ट साहब का। तो इससे ज़्यादा कौन हिस्ट्री जानता होगा इस मुल्क की सियासत की? तो इस तरह का बिलो द बेल्ट जाके मुखालफिन को हिट करने की माशाल्लाह से जो रिवायत है वो मुस्लिम लीग नून ने डाली है। गोया के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के खिलाफ जिस तरह की मलेशियस किस्म की कैंपेन है उसी जमात ने चलाई है, और इस वक्त वही मोतरज़ है और पीटीआई को शायद कह रही है कि उन्होंने इस मुल्क के अंदर एक नया कल्चर डाला है। मैं थोड़ा सा बसद एहतराम भट्ट साहब से एक इख्तलाफ करते हुए कि कल को तो हम अपने कश्मीरी भाइयों को कहेंगे कि न्यूयॉर्क में जब नरेंद्र मोदी आए तो आप उनके खिलाफ मुजाहरा ना कीजिएगा, आप अपना अलग जलसा कर ले, उनके खिलाफ ना करें। भाई मैं भट्ट साहब आर्गूमेंट देने दें। सियासी मुखालिफ आपका हो या वो लोग दुश्मन और मुखालिफ में फर्क होता है। मुखालिफिन भी दुश्मन ही होते हैं ना, और क्या होता है भट्ट साहब? नहीं, बात ये थोड़ा सा तो फर्क रखें ना, भट्ट साहब में सही फरमा रहे हैं यहाँ पे। नहीं, मैं आसमा देखें, बात ये है कि आप अपने मुखालिफ को कैसे डिस्टर्ब करेंगे? अपने घर में बैठ के अपने सर की पीठ को? नहीं तो क्या अंडे मार के करेंगे जिस तरह से भट्ट साहब बात कर रहे थे? मैं यही कह रहा हूँ कि फिजिकल नहीं होना चाहिए, बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए,
बट कहीं खड़े होके पुरअमन प्रोटेस्ट करना हर किसी का हक है। पाकिस्तान के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है और दुनिया भर के अंदर जहां से बरतानिया में पुरअमन होता है। शहजाद अनवर साहब बताइएगा, आप पुरअमन एहतजाज होता है पीटीआई का, और अगर पुरअमन होता है, अगर कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे, तो फिर एहतजाज का तरीक़ेकार तब्दील करने पर गौर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब खुद कह चुके हैं कि अगर हम गंडापुर साहब के तरीक़ेकार पे चलेंगे तो फिर हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो हमें वो स्टाइल जो है एहतजाज का, वो तब्दील करने की ज़रूरत है। यानी खुद ही एडमिट कर लिया ना पीटीआई ने कहीं ना कहीं कि कुछ गलतियाँ उनसे हुई हैं शहजाद साहब, एहतजाज को लेकर खास तौर पर। अच्छा, ये बड़ी कमाल बात आपने की कि ये नहीं अली अमीन गंडापुर के हवाले से समझाने वाले शेर अफजल मरवत, वो पहले मैंने कभी सुना था कि मैंने भी जब देखा था, I was surprised and shocked के तो ये ख्वाजे का गवाह जो डड्डू है, ये मेरी समझ से बालातर है। देखिए, बात ये है कि जो बुनियादी अखलाकियात है उसकी एक अहमियत हुआ करती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत का मैं अब पिछले 10 साल से इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि किसी भी लेवल की सियासत हो, उसका अखलाकियात से कोई ताल्लुक नहीं रहा। मादरत के साथ सियासत जो है वो सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार तक पहुंचने का एक जरिया, एक सीढ़ी के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सियासत को लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए या लोगों को सहूलत मुहैया करने के लिए एक जद्दोजहद को जो बावकार नाम दिया गया था, वो सियासत है। हमने सियासत के लफ्ज को ही इतना बदनाम और बुरा कर दिया है कि अब आप अक्सर देखें कि मसलन आप लोग जिस दफ्तर में बैठे हैं तो यहाँ पे भी 2 लोग बाहर खड़े बात कर रहे होंगे, कोई यार तू मेरे ना सियासत ना कर रहा है, बहुत बुरी गाली। दैट मीन्स कि हमने सियासत को एक गाली बना दिया है। सियासत वो चीज नहीं रही जिसके लिए सियासत जानी जाती थी। अब ये जो बहस है कि कौन इसको लाया था, देखिए ये नून लीग से पहले भी अगर आप चले जाएं तो आपको याद होगा जब मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना जब इलेक्शन लड़ रही थी तो उस वक्त के वाकयात भी आपने पढ़े होंगे। उस वक्त से चीजें जो हैं वो और तरह से चलनी शुरू हुई। मैं समझता हूँ कि हमारा मुआशरा बुनियादी तौर पर शिकस्त और रेख्त का शिकार है और उसकी वजह से हमारी अखलाकियात जो हैं वो हर गुजरते दिन के साथ तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, जिसकी वजह से चूंकि सियासतदान भी इसी मुआशरे का हिस्सा है, इस वजह से अब हमारी सियासत जो है वो भी एक बड़े लोअर लेवल पे। और मैं मादरत के साथ ये गुजारिश करूं कि पहले मैं समझता था कि जलालत की या नीचे गिरने की कोई इंतहा होती है, लेकिन पिछले 2-4 साल से मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि नीचे गिरने की कोई इंतहा नहीं होती। आप जिस दिन ये तय करते हैं यार अब इससे नीचे ये क्या गिरेगा, उससे अगले दिन वो आपको हैरान कर देता है कि इससे नीचे। ठीक है, लेकिन अब काशिफ साहब हम ये कह सकते हैं कि अब ये जो नीचे गिरने की बात कर रहे हैं या बहुत सतही लेवल पर जाकर बातें करने की जिक्र कर रहे हैं शहजाद साहब, अब इसको तब्दील किया जा रहा है ना, तो हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो कह रहे हैं कि एहतजाज भी हम करेंगे लेकिन साथ साथ हम जल्द से भी करेंगे, दूसरे तरीके से भी मैसेज देंगे। देखें, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि शेर अफजल मरवत साहब ने जो अली अमीन गंडापुर साहब पे एतराज़ रखा है, बेसिकली शेर अफजल मरवत साहब असद कैसर ग्रुप है तहरीक इंसाफ के अंदर, और असद कैसर ग्रुप जो है वो रिप्लेस करना चाहता है अली अमीन गंडापुर साहब को, जो मैंने कल आपके प्रोग्राम में ग्रुपिंग की बात की थी। दूसरी बात ये है कि देखिए इमरान खान साहब जो है वो मकाफात अमल का शिकार है। जो उन्होंने ताकत के खुमार में, इक़्तिदार के खुमार में किया वो सब भुगत रहे हैं। AC उतार रहा था, आज बिजली मुयसर नहीं है, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। और अगर अखलाकी तौर पर कर रहे हैं कि ये मौजूदा हुकूमत बदला ले रही है, देखिए इस मौजूदा हुकूमत ने जिस वक्त माजी में जिसके हवाला शराई साहब ने दिया पीपल्स पार्टी के साथ कंपेन की, इन्होंने एक दूसरे के साथ इतना किया कि फिर इनको यकीन हुआ कि हमें एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए। COD तब साइन हुई। अभी जब तहरीक इंसाफ को यह एहसास होगा तो वो भी जाएंगे COD की तरफ, वो भी जाएंगे मुज़ाकरात की तरफ, वो भी तस्लीम करेंगे पार्लिमान के फोरम्स को, कमेटीज के फोरम्स को, पार्लिमानी कमेटी को, जुडिशल कमीशन को, वहाँ पे अपनी पार्टिसिपेशन देंगे। सो ये जो चीज़ें होती हैं सियासत में, इंसान सीखता है बशर्ते कि वो सीखने के अमल से चलता हुआ चला जाए। अगर हटदर्मी में होगा, तहरीक इंसाफ चल पड़ी है लेकिन तहरीक इंसाफ बुरे तरीके से ग्रुपिंग का शिकार है। तहरीक इंसाफ में दिन ब दिन लेट हो गए। अगर ये पार्लिमान का फोरम ना छोड़ते तो शायद तहरीक इंसाफ के ये हालात ना होते, लेकिन उन्होंने अपना प्लान किया। एक छोटी सी बात, प्लीज एक तो ये है कि क्योंकि दोस्तों ने माजी के हवाले दिए, क्या आज कोई बंदा तो कह सकता है कि जो कुछ मादरे मिल्लत के साथ किया था वो ठीक था? नहीं, ठीक नहीं था। कोई एक बंदा पाकिस्तान का खाक को नवाशिफ के साथ है मुखालिफ कह सकता है कि जो बीबी के साथ हो रहा था वो ठीक था? बिल्कुल गलत। तो हम आज जो हो रहा है उसको कैसे ठीक कह सकते हैं? दूसरा जो शराई साहब ने वाला दिया मोदी का, शराई साहब वहाँ कभी मोदी के जलसे में जाके किसी की जुर्रत नहीं वहाँ कोई कश्मीरी चला जाए। मोदी अलग होता है, कश्मीरियों को अलग जगह दी जाती है कि भाई जाके आप कर ले, खां वो लंदन हो
खा वो न्यूयॉर्क हो, खा वो यूनाइटेड नेशन हो, ये तय है कि मोदी का जलसा जहां होगा वहां दूसरे को इजाजत ही नहीं मिलती और कोई बंदा उसके अंदर जाके इंटरफेयर कर ही नहीं सकता। तो इसलिए कि भाई ये समझा जाए कि शायद जब वो कश्मीरी कहते हैं कि मोदी की आमद में मुजाहरा किया जाएगा तो शायद को वो उसके जलसे के बाहर कर रहे होते हैं। वहां तो आपको बताना होता है कि मुझे 20 फुट जगह चाहिए, 30 फुट चाहिए। अगर 30 फुट जगह ली है तो आप 40 फुट जगह पे जलसा भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन देखिए ना अभी यहाँ पे भी तो मवेशी मंडियां दी गई थी, वहाँ पे भी तो पीटीआई ने जलसे मैं करके ये आसमा दिखाया ये ना बात भाई कर रहा हूँ कि यहाँ पे अदालतें इजाजत उनको देते जलसों की, जलसे करने नहीं दिए जाते, या फिर लाहौर में जब जलसा होता तो वहाँ स्टेट रियासत पहुँच जाती है पुलिस, अदालत और सब की आपने कुछ उड़ा बात की देती है ना, तो मेरे ख्याल में हमें फिर एक सूबे की चीफ मिनिस्टर अगर खड़े हो के एक जमात को दहशतगर्द कहे, उनके लोगों को दहशतगर्द कहे, तो मेरे ख्याल में हमें दोनों को फिर क्रिटिसाइज करना चाहिए ना। अगर उस तरफ से ताली दोनों हाथों से बज रही है, अगर इस वक्त तो रियासत का काम, हुकूमत का काम तो रिसीविंग एंड पे होते हैं, आपको तो बड़ा हौसला दिखाना होता है क्योंकि आप हुकूमत में हैं, लेकिन अगर आप भी उस तरह का अंदाज केपीके में भी तो हुकूमत है ना पीटीआई की, वहाँ क्यों नहीं दिखाया जा रहा? और अदालत की आपने बात की है तो अदालत के हवाले से भी क्या ख्याल है? केपी के अंदर लोगों को मारा पीटा जा रहा है, वहाँ पे जब पंजाब के लोग जाते हैं तो उनको पकड़ के अंदर डाल देते हैं। क्या कहना क्या की बात करें और जगह देने की, मैं तो समझता हूँ कि एहतजाज की एक शख्स पुरअमन कह रहे हैं, जिस दिन वो गोली चलाए किसी को मारे, आप उस दिन उसके खिलाफ मुकदमा करें, लेकिन इससे पहले आप एज्यूम कर लें कि जब वो आएगा तो तोड़ फोड़ करेगा, लोगों को मारेगा। मैं समझता हूँ एजम्पशन की बुनियाद पे तो आप किसी को नहीं कह सकते। ये गलत है, हम तो कभी इसको सपोर्ट नहीं करते क्योंकि पर्टिकुलर, क्योंकि उसने क्वेश्चन ये नहीं किया था कि पंजाब हुकूमत क्या कर रही है, भट्ट साहब उसके बारे में बताएं। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि लंदन में जो हुआ है उसके बारे में बताएं। जब वो लाहौर के पंजाब गवर्नमेंट का किरदार पूछेगी मैं इससे बेहतर जवाब दूंगा। पूछते हैं आपसे अभी, और खासतौर पे अदालतों का किरदार मैं चाहूंगी कि भट्ट साहब एक ब्रेक के बाद जब हम मिले तो उस पर जरूर बात करें। वहाँ से बड़ी ज़बरदस्त खबरें आ रही हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनके केसेस जो हैं बहुत अरसे से, कोई 60,000 प्लस केसेस जो हैं वो पेंडिंग थे, लेकिन अब रहेंगे नहीं। अब लगता है ऐसा है कि सबके सब सॉल्व हो रहे होंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक जी। अदालत उज़्मा के हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही हैं, यकीनन उन पर हम डिस्कशन कर रहे होंगे, लेकिन एक खबर और आई है और ये खबर आई है सरकारी मुलाजमीन के हवाले से। बड़ी अहम है सरकारी मुलाजमीन के लिए भी और सरकारी इदारों के लिए भी। क्या खबर है काशिफ साहब, मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर बताइएगा। कोई बिल पेश किया गया? जी बिल्कुल अस्मा, तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली हैं साहबजादा सिबगतुल्ला, पेशावर से इनका ताल्लुक है। मैं समझता हूँ कि इन्होंने एक बहुत ही पर्टिनेंट बड़ा अहम बिल जो है आज असम्बली में पेश किया, और उस बिल में ये कहा गया कि किसी सरकारी मुलाजिम को रिटायरमेंट के बाद दोबारा कोई सरकारी नौकरी ऑफर नहीं होनी चाहिए, ना कॉन्ट्रैक्ट पे और ना ही इनकी एक्सटेंशन होनी चाहिए। और इस मामले को रुकना चाहिए कि जो लोग सरकारी तौर पे रिटायर हो जाते हैं वो किसी भी इदारे से हों, और उसके बाद उनको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पे रख लिया जाता है और साइमल्टेनियसली वो पेंशन भी ले रहे होते हैं और वो जनाब तनख्वाहें भी ले रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की मराहत भी ले रहे होते हैं और रिटायरमेंट के मराहत भी ले रहे होते हैं। उनका ये कहना था कि ये जो बिल पेश किया है कि इसको रुकना चाहिए ताकि जो लोग रिटायर हो गए वो घर जाएं, नीचे जो लोग बैठे हुए हैं वो एलिवेट हों, उनकी प्रमोशनें हों और रोजगार मिले लोगों को। इस हवाले से आज बिल ऐवान में पेश किया गया साहबजादा सिबगतुल्ला की तरफ से, और उसको बाकायदा कैबिनेट की कमेटी में भेज दिया गया है। ये अगर अपोजिशन और हुकूमत मिल के कायमा कमेटी जो कैबिनेट की उसे इसको गो थ्रू कर दे और दोबारा ये पास हो जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये खजाने पर बोझ नहीं बनेगा। और ये एक अच्छा स्टेप होगा। कम से कम जो लोग, ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जिधर लोग रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट पे एक्सटेंशन पे हैं, बराजमान रहते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के मुराद भी ले रहे हैं उसके भी। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को चाहिए कि इस बिल को एंडोर्स करे ताकि डबल मुराद वाले लोग, दोहरी मुराद वाले जो लोग हैं उनको वो घर जाएं और कोई नए लोग आए नए विजन के साथ इदारों पे काम करें। ये सिबगतुल्ला साहब ने कहीं ना कहीं इसको डिस्कस तो किया होगा ना, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से उनको कुछ हुआ कि उम्मीद हुई कि ओके फाइन इसके हक में कुछ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज ऐवान में बिल पेश हुआ और ऐवान में इस बिल को अलाउ किया गया और कायमा कमेटी में भेजा गया कि इस बिल की मजीद को नोक पलक है तो वो दुरुस्त कर ली जाए और दोबारा ऐवान में पेश करके इसको बाकायदा पास करवाया जाए। फाइन फाइन भाई, अब आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सारी एक बड़ी खबर है और सरकारी इदारों के हवाले से, सरकारी मुलाजमीन के हवाले से। लेकिन मैं अब चाहूँगी काशिफ साहब आपकी इजाज़त से भट्ट साहब की मैं पूछ लूँ अब अदालत उज़्मा के हवाले से। भट्ट साहब,
बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, 60,000 प्लस केसेस, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो बहुत बरसों से जारी ज़ेर इल्तवा केसेस हैं, अब तेज़ी से इनकी सुनवाई की जो उम्मीद है वो जाग उठी है। कल जब एक अहम कॉन्फ्रेंस हुई है, तमाम जस्टिस साहब जब मिलके बैठे हैं, जजेस बैठे हैं, तो एक्सपेक्ट कुछ और किया जा रहा था एलामिया में आएगा, लेकिन एलामिया में आया वो है जो असल में अवाम के लिए जो होना चाहिए था, क्योंकि 26वीं तरमीम हो, 27वीं की बातें हो रही, उसमें अवाम का कुछ नहीं सोचा जा रहा। लेकिन जजेस ने कल लगता है कि ऐसा बैठ के खालिस्तान अवाम का सोचा और सोचा है कि ये सारे केसेस निपटाने, और रोज़ाना जो है वो 30 केसेस जो हैं वो एक जज साहब जो है वो सुन रहे होंगे। देखें, मेरा ख्याल है कि ये जो लोग किसी एजेंडे पर नहीं है जी, उन्हें ये अंदाज़ा था कि कल की मीटिंग रूटीन मीटिंग होगी, अच्छा, कि चीफ जस्टिस साहब रजिस्ट्रार को बुलाएंगे, जज साहब ज़बान के साथ बैठेंगे, जो हर चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के बाद होती है। जी, ठीक है कि पहले दिन ज़ाहिर है कि होता है, मुबारकबाद देते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं। लेकिन उससे पहले हालात नॉर्मल नहीं थे ना भट्ट साहब, वो तो नॉर्मल नहीं, नहीं ये होता जो है। हम बाहर लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने एजेंडे के तहत या बगैर एजेंडे के सौदा बेचना था, ठीक है, हम अपने जो है वो दिल की भड़ास निकालने के लिए कोई कह रहा था कि आज ये टेकअप हो जाएगा, ये मामला टेकअप हो जाएगा, ये मामला टेकअप हो जाएगा, ये खबर आ जाएगी, वो आ जाएगी। हमने तो अपने दोस्तों में भी कहा था, ऑन रिकॉर्ड भी लिखा भी हुआ है अच्छा, कि ये पहली मीटिंग है और इस पहली मीटिंग में रूटीन की बातें होंगी। ज़ाहिर है वो रिकॉर्ड देख के तयन करेंगे कि हमने किस रास्ते पे जाना है, क्योंकि आम तौर पे तो हमें तो सूट ये करता है ना कि उधर हुकूमत बैठी हुई है, तो कल सुप्रीम कोर्ट अगर तबले जंग बजा देता हाँ, तो हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा कारोबार तो इसी से चल सकता है। लेकिन ज़ाहिर है कि उन्होंने वो ही किया जो रूटीन में करना है। उन्होंने कोई ऐसा तासर तो नहीं देना अदालत ने कि हम किसी एजेंडे के तहत बैठ के हैं, अचानक हम इकट्ठे हो गए हैं और हमने कोई इस 26वीं आईनी तरमीम को ये कर देना है, वो कर देना है, या हुकूमत को ये कर देना है। आगे आएंगे जो रूटीन में मामला, जो उन्होंने कहा केसेस लगने के, बारी बारी उनके केसेस भी आते जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट सुनती जाएगी। लेकिन बहरहाल अगर सुप्रीम कोर्ट का जो कल फुल कोर्ट मीटिंग थी और उस मीटिंग ने ये तय किया है कि इस मुल्क के 24 करोड़ लोगों का भी कोई हक है, वो भी इस मुल्क के शहरी हैं, उन्हें भी जीने के लिए कोई इंसाफ की जरूरत है, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा स्टेप है। वो फर्क कर दे बाद में। ये जो सियासतदान है जी, ये भी तो इस मुल्क के शहरी हैं ना, वो भी कुछ अपना सोच रहे हैं। उन्होंने सोचा है कि जजेस की तादाद बढ़ा देते हैं। मैं बस ये राजी साहब आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये उन्होंने हमारे आपके लिए सोचा है, आवाम के लिए सोचा है, ये इसके पीछे भी कोई कहानी है? मेरा ख्याल में जैसे 25 अक्टूबर से पहले पहले ये आईनी तरमीम कराना ज़रूरी था और बाद में वो बात साबित हुई कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना था बतौर चीफ जस्टिस बनने का, तो उसलिए की गई। इसलिए रात को बैठे गए, सुबह 7 बजे तक बैठ के वो सारी तरमीम जो है वो मंजूर हुई। तो अब भी मुझे लगता है कि इससे पहले कुछ एडहॉक जजेस आए और उस वक्त भी हुकूमत वक्त की ये कोशिश थी कि जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक उनकी रिव्यू पटिशन है वो एक लार्जर बेंच के बल्कि फुल कोर्ट के सामने लगे, ताकि उनमें वो एडहॉक जज भी आ जाएं कि जो अदरवाइज़ ख्यालात रखते हैं, तो शायद उनका वो मसला हल हो जाएगा। तो आप भी देखें कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने जा रही है, मोर इम्पॉर्टेंटली उसमें देखें तो मेरा ख्याल में हुकूमत वक्त को कुछ हम ख्याल मज़ीद जजों की ज़रूरत है कि जो उस बेंच का हिस्सा बने। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रही, राना सनाउल्लाह साहब जैसे सीनियर सियासतदान कह रहे हैं, डिक्टेशन दे रहे हैं, बल्कि वो इस वक्त अदलिया को। एक तो उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा है कि आपको उस बेंच में नहीं बैठना चाहिए, और साथ उन्होंने कहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी और जस्टिस मुनीब अख्तर को भी आईनी बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो डिक्टेशन तो आई है ना, तो जाहिर सी बात अभी तो जब जुडिशल काउंसिल इस सारे मामले को उठाएगी, होगी सिलेक्शन लोगों की, वो एक और बात है। लेकिन इस वक्त लग ये रहा है कि हुकूमत एक दबाव में है, एक खदशा है, ख़तरा है कि हम ये जो एक संग मील अबू करके आ चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस दबाव में है अदालत के अंदर। ठीक है, दबाव में है शहजादी साहब या ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है? शहजाद साहब आप अगर इसका जवाब दे सकें। मुझे तो खौफ में लग रही है, पता नहीं कैसा ओवर अच्छा नहीं, ये देखिए, ये जो कोर्ट पैकिंग का अमल है ये बताता है कि हुकूमत इस वक्त प्रेशर में है। बदकिस्मती ये है कि जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है, सिर्फ आम कानून बनेगा, इसमें आइन का कोई तब्दीली की जरूरत नहीं है। तो उनको लगता है कि ये इससे हो सकता है। प्रॉब्लम वही है जो शराई साहब ने अभी फरमाया कि उनको लगता ये है कि इस मौजूदा जो तादाद है जजेस की, इसमें हमारी अक्सरियत नहीं है, तो शायद हमारे लिए
इसमें अपने मौक़िफ़ की तायद हासिल करना ज़रा मुश्किल है। अब बात वही है जो अभी थोड़ी देर पहले भट्ट साहब ने कही इसी सेगमेंट में कि लोगों के हवाले से ये फैसला भी, जैसे 26वीं आईनी तरमीम का अवाम के हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको हर तरमीम तो आप अवाम के फलाह व बहबूद के लिए करते हैं, लेकिन मुझे बताइए 26वीं आईनी तरमीम में अवाम के लिए क्या था, वो पहलू कभी सामने नहीं आया। अभी जो आप जजेस की तादाद बढ़ाने जा रहे हैं, उसकी आप जो मर्जी तवज्जी दे लें कि बहुत ज्यादा मुकदमात हैं, अब मुकदमात की आप सुन लीजिए कि अभी आम तौर पे जो जजेस हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट के, उनके लिए रोजाना 140 को मुकदमात जो हैं वो समाअत के लिए डिवीजन बेंच, 2 रुकनी बेंच के सामने रखे गए हैं। लेकिन हमारे वो 2 एडहाक जजेस जिनका अभी शराई साहब ने जिक्र किया है और जो माशाल्लाह से 28-29 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, यानी वो पेंशन भी ले रहे हैं और तनख्वाह भी ले रहे हैं, उनकी अदालत में 58 से 70 के दरमियान मुकदमात रोज के। काशिफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? काशिफ साहब सर, जान की अमान पाऊँ तो एक अर्ज करूँ कि 16 मुस्तकिल जजेस हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के रिटायर होने के बाद, 2 एडहाक हैं, 18 हैं। अब 5 जजेस का आईनी बेंच बनना है। जब आईनी बेंच बनना है तो पीछे मुस्तकिल जजेस की तादाद 11 रह जाएगी। 11 जजेस और 2 एडहाक, 13 जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केसेस कैसे सुनेंगे, इसलिए 5 जजेस जो ऐड हो रहे हैं। और ये तवक्को है कि 5 जजेस एडहाक नहीं हो सकता, मुस्तकिल ऐड हो कि 13 रुकनी फुल कोर्ट का जो फैसला था, जिसमें से 8 रुकनी अक्सरियत ने एक फैसला दिया, अब जब वो रिव्यू में जाएगा तो आप उसको 5 जजेस से सुनवाना चाहते हैं। सर, गुजारिश ये है कि आईनी मामलात आईनी बेंच में जाने, ये 26वीं आईनी तरमीम है और 26वीं आईनी तरमीम तय हो चुकी है। 26वीं आईनी देखें, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जिसका एतराज था, मुनीब अख्तर साहब को एतराज था, मंसूर अली शाह साहब को एतराज था, उसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत वो इजलास में बैठे हैं, उसी के तहत बैठे हैं। ऐसे नहीं बैठे हैं कि वो पुराने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बैठे हैं। आईनी तरमीम तस्लीम हो चुकी। अगर मंसूर अली शाह साहब को एतराज था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर जो 2024 में हुआ, तो इनकार कर देते बैठने से। मुनीब अख्तर साहब को इनकार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि याहिया अफरीदी साहब ने उनको अपॉर्चुनिटी दी और काजी फाइज साहब अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे थे, तो इसलिए उन्होंने उसको जो है कॉन्फ्लिक्ट करार दे दिया कि जी ये शब खून है, अदलिया के ऊपर हमला हो गया। हजूर, बेंचेस की बेंच अगर जजेस की तादाद बढ़ रही थी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? टाइम कम है, 30 सेकंड्स में अगर शहजाद साहब प्लीज आप इसको कर सकें 30 सेकंड्स में प्लीज। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूँ कि जो काशिफ साहब फरमा रहे हैं बिल्कुल बजाय। मैं तो आज इनकी सलाहियत का कायल हो गया हूँ जब इन्होंने जुल्फी बुखारी आज हुए जो उनकी मुखालफत में बात करते हुए उनकी जो मदहसराई की है। मैं तो सीखना चाहूंगा ये बात कि जैसे वो एक जूते का इश्तिहार था कि ये जूता कैसा कम वक्त है, ना टूटता है ना या ना फटता है, तो मैं क्या करूं? आप कमाल कर रहे हैं फारूकी साहब। फारूकी साहब, हम यहाँ पे किसी की मदासराई के लिए नहीं बैठे। जिसका जो अच्छा अमल है हमने तो उसको एप्रिशिएट करना है, और अगर कोई गलत है तो उसको तनकीद करना है। अब अगर किसी का कोई अच्छा अमल मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसकी मदासराई कराऊं और उसके खिलाफ जा रहा हूँ। मेरा काम तो वो फैक्ट्स है जिसने जो किया वो सामने लाना है। इसमें मेरी मददसराई कहां से आ गई और मेरी मुखालफत कहां से आ गई? मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह बनने का मौका आप देना चाहते हैं या नहीं? मैं सिंपल आपसे पूछूं। सर, मैं कौन हूं तो किसी को मौका देने वाला? हजूर, मैं तो उस वक्त भी कह रहा था 26वीं आईनी तरमीम होगी, मैं अभी कह रहा हूँ 27वीं आईनी तरमीम होगी। मेरी क्या हैसियत कि मैं किसी को मौका दूं ना दूं? काशिफ साहब, अभी ये भी बहुत सारी जगहों पर इस बात की भी तरदीद की जा रही है हुकूमती रहनुमाओं ही की जानिब से कि जी ऐसी तो कोई तरमीम हो ही नहीं रही, कोई डिस्कशन में नहीं है। लेकिन इस पर बात कर लेंगे ना, अगले शोज में भी कर लेंगे। आई नो आपने इस हवाले से ब्रेकिंग दी थी, इसलिए आप इसमें बहुत ज्यादा बात कर सकते हैं। लेकिन आप तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।